नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे दृष्टि पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सीरीज है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनका प्रभाव, जो कि 1765 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच का ये पूरा घटनाक्रम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, भू राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भू राजस्व के संदर्भ में हमें देखना है। पहला है, भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसका एक बड़ा हिस्सा वह ब्रिटिश सरकार को भेंट करती थी। बिल्कुल सही है पहला कथन। आगे देखेंगे दूसरा, कंपनी राजस्व का एक बड़ा भाग भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में खर्च करती थी। जो कंपनी राजस्व का एक बड़ा भाग मतलब एक बड़ा हिस्सा भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में खर्च कर दिया करती थी। ये भी सही है। वैरन हेस्टिंग के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू कर दी थी। तो बिल्कुल तीनों कथन सही दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। देख लेते हैं व्याख्या। कंपनी को अपनी आय के सबसे बड़ा जो स्रोत था वो भू राजस्व का था, और एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सरकार को भेंट करना पड़ता था, एवं भू राजस्व के एक भाग का उपयोग भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में किया जाता था। 1767 ईस्वी से कंपनी को हर साल 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने पड़ते थे। जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1767 से प्रत्येक साल 4 लाख पाउंड वो ब्रिटिश सरकार के खजाना में जाके जमा किया करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी वस्तुएं इंग्लैंड तथा अन्य देशों को निर्यात करती थी। इस तरह इन नए शासकों ने ऐसी नीतियां अपनाई कि अधिकतम राजस्व की नियमित वसूली होती हो। तो कंपनी क्या करता था, वस्तु जो इंग्लैंड तथा अन्य देशों को निर्यात किया करती थी, एक्सपोर्ट। इस तरह इन नए शासकों ने ऐसी नीतियां अपनाई कि अधिकतम राजस्व की नियमित वसूली होती हो। चलिए आगे देखते हैं। राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी में जो व्यक्ति सबसे ऊंचा या ऊंची बोली लगाती थी या बोली लगाता था, उसे एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूल करने के अधिकार दे दिए जाते थे। जो जितना बोली लगाएगा कि हम इस एरिया से इतना आपको टैक्स दे रहे हैं, तो उसको वो मिल जाता था उस नीलामी का तहत, उसको वो अधिकार राजस्व वसूल करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें कहा गया है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो आर्थिक नीतियां के बारे में देखना है। पहला, ये नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनाई गई थी। क्या यह सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया था, बल्कि उसे और कमज़ोर कर दिया गया। ग्रामीण का जो जितना भी उसका व्यवस्था था आपका आर्थिक नीतियाँ से कारण, अंग्रेज का जो आर्थिक नीतियाँ था उस वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी। दूसरा देखेंगे, गांव के मामलों में कंपनी द्वारा सीधे नियुक्त किए गए राजस्व अधिकारियों, पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के बढ़ते हस्तक्षेप का दौर शुरू हुआ। तो गांव के मामले में कंपनी द्वारा सीधे नियुक्ति किए गए राजस्व अधिकारियों, पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के बढ़ते हस्तक्षेप का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। राजस्व की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी। यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन इसका सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2/3, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। पहला गलत है। क्यों गलत है? तो इन नीतियों के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। ये नीतियां भारत में अंग्रेजों के आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, जिसके कारण भारतीय जनता के जीवन में मूल परिवर्तन हुए। राजस्व की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी, इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए मजबूर हुए जिन्हें बाजार में बेचा जा सके। गांव में कपड़े और अन्य उत्पादित चीज़ें पहुंचने लगी, तो स्थानीय दस्तकारों के धंधे भी चौपट हो गए। अतः जो तीसरा कथन है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत नहीं, तीसरा कथन सही है, पहला गलत था।
कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। तो तीसरा जो है कथन दूसरा वो भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में देखना है। पहला कथन है, मुगल काल के जागीरदारों की स्थिति इस व्यवस्था में जमींदार से बहुत बेहतर थी। कह रहा मुगल काल में जो जागीरदार की व्यवस्था थी वह क्या ज़मींदार व्यवस्था से बेहतर थी इस काल की, अर्थात अंग्रेज़ का जो अस्थायी बंदोबस्त के समय की बात कर रहा है। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखते हैं आगे। दूसरा कथन, इस व्यवस्था के कारण खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ गई। बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था से सरकार की अपेक्षा ज़मींदारों को ज़्यादा फायदा हुआ। ये भी सही है। इस व्यवस्था ने ज़मींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार था। ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा चौथा तीन कथन सही है और पहला कथन गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका व्याख्या देखेंगे। पहला कथन गलत है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, अर्थात जो स्थायी बंदोबस्त है, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत ज़मींदार जागीर का मालिक भी बन गया। उसे हर साल एक निश्चित कालावधि में राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती थी। ठीक है, उसको एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था में ज़मींदार की स्थिति मुगल काल के जागीरदार से बहुत बेहतर थी। जागीरदार जागीर के मालिक नहीं होते थे। जो मुगल काल के जो जागीरदार थे वो ज़मीन के मालिक नहीं हुआ करते थे, ना ही वे उसे बेच सकते थे, जबकि जागीरदारों से उसकी जो जागीरें छीन भी जाती थी उस समय। लेकिन इस काल में क्या हुआ, जैसे अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो ज़मींदारी सिस्टम ऐसा नहीं रहा। वे किसान को ज़मीन से बेदखल कौन नहीं कर सकता था? तो जागीरदार नहीं कर सकता था, लेकिन ज़मींदार को यह सारा शक्ति मिल गया था, वो कर सकता था। अगर वो लगान वसूल करने में, मतलब देने में सक्षम नहीं होता था किसान, तो उसकी ज़मीन चल जाती थी। 1799 में ज़मींदारों को अधिकार दिया गया कि वे लगान न देने वाले किसानों को ज़मीन से बेदखल कर सकते हैं और उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। देखें, फसल ना होने पर किसान लगान नहीं दे पाते थे, जिस कारण काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों को बेदखल कर दिया जाता था, जिससे खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। अतः दूसरा कथन सही है। अस्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा ज़मींदारों को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। खेती के लिए नई भूमि प्राप्त हुई तो ज़मींदारों ने भी लगान बढ़ा दिए, मगर उन्हें सरकार को जो रकम देनी पड़ती थी वह पूर्वतः कायम रही। मतलब वो फिक्स था उसको देना, लेकिन वो बढ़ा के हमेशा समय समय पर वो आगे मतलब ज़्यादातर लेते हैं। राजस्व जो है, भू राजस्व, वो बढ़ा के ही लेना शुरू कर दिया गया था ज़मींदारों के थ्रू। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो कथन है वो तीसरा सही है। अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को नियमित आय होने लगी। इस व्यवस्था ने ज़मींदार के एक नए वर्ग को जन्म दिया जो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार था। जो कथन चौथा वो कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उद्योग और व्यापार के संदर्भ में हमें देखना है कथन। तो देखिए, पहला कथन है, शहरों में बसे हुए शिल्पकार उपयोगी चीज़ों के अलावा विकास की भी चीज़ें बनाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा, 17वीं और 18वीं सदियों में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत का बड़ा नाम था। बिल्कुल सही है। शिल्पकारी पैतृक पेशा नहीं थी। तो जो शिल्पकारी थी क्या वो पैतृक पेशा नहीं थी? बिल्कुल सही थी, पैतृक पेशा। तो इसलिए यहाँ पे गलत है कथन। और चौथा देख लेते हैं, शिल्पकारों को राजाओं और सामंतों का निरंतर संरक्षण मिलता था। तो बिल्कुल सही है चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है और जो तीसरा है वो गलत है। और इसमें पूछा भी गया कौन सा कथन है जो गलत है, तो केवल तीसरा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा कथन गलत है। शहरी उद्योग सुसंगठित थे, शिल्पकारी पैतृक पेशा थी। शिल्पकार एक विशेष उपजाति के होते थे। गुजरात के शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। वे श्रेणियाँ
उत्पादित वस्तुओं के स्तर पर नज़र रखती थी और अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखती थी। व्यापारियों से शिल्पकारों को पेशगी धन मिलता था। तो व्यापारियों से जो शिल्पकारों को क्या मिलता था, एक पेशगी धन मिला करता था, अच्छा खासा रकम। वहीं देखें हम लोग जहाज़ निर्माण के बारे में, तो देखिए जहाज़ निर्माण के मुख्य केंद्र थे कौन कौन थे, तो गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, सतगांव, ढाका और चटगांव। उस काल के एक विद्वान ने लिखा है जहाज़ निर्माण के बारे में, उन्हें अर्थात भारतीयों ने अंग्रेज़ों से जितना सीखा उससे कहीं अधिक शायद उन्होंने उन्हें सिखाया, अर्थात भारतीय ने ही उसे और सिखाया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिए जाने के कारण अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों में और शेष भारतीय जनता में एक खाई पैदा होने लगी। तो देखते हैं क्या है सही कथन, दोनों कथन सही, लेकिन सही इसका स्पष्टीकरण नहीं, जो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ये कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और आर, मतलब कथन और कारण दोनों सही दिया गया, जबकि जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ती गई। 1844 ईस्वी में सरकार ने घोषणा की कि अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अंग्रेजी शिक्षा अधिक लोकप्रिय हुई। ब्रिटिश शासकों ने यह भी सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों ब्रिटिश शासन के समर्थक बनेंगे, परंतु ब्रिटिश शासकों की यह आशा मिथ्या, मतलब गलत साबित हुई, मिथ्या साबित हुई। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो रैयत के बारे में यहाँ पूछा गया है, कौन सा कथन सही दिया गया। तो देखिए यह सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था, इसमें बिल्कुल सही है। इसका सिर्फ पहला ही सही है, जो सही उसी को पढ़िए, देख लेते हैं आगे, बाकी इसका गलत ही दिया गया है तीनों कथन। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो कौन सा प्रेसिडेंसी में, 3 प्रेसिडेंसी थी उसमें, जो अंग्रेज़ की, एक बंगाल, मद्रास और एक आपका हो गया था बम्बई। इस व्यवस्था में सरकार ने ज़मीन रैयत यानी किसानों को दी। ज़मीन के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 साल की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था, लगभग आधा टैक्स वो ले लिया करता था, आधा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है पंजाब और दिल्ली में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। बिल्कुल गलत, यहाँ पर रैयत नहीं थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में था उधर साउथ साइड। 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलवे बम्बई और थाने के बीच शुरू हुई। तो 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलवे बम्बई और थाने के बीच शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है, जो कि 34 किलोमीटर तक था। भारत में 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ की शुरुआत हुई, ये भी सही है। तो इसका दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि इसका पहला कथन गलत है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, तो दूसरा और तीसरा सही केवल हो जाएगा इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, भारतीय उद्योग के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय उद्योग के पतन के जो संदर्भ के बारे में दिया गया, तो पहला संदर्भ है अर्थात कथन, ब्रिटिश प्रदेशों में राजे रजवाड़ों के धीरे धीरे खत्म हो जाने के कारण भारतीय उद्योग की बढ़िया वस्तुओं की मांग घटती गई। बिल्कुल सही है। कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके एजेंटों ने कपड़े तथा अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को मजबूर किया कि वे उसे बाजार भाव से 20 से 40% तक कम कीमत में ले। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, तो उपयुक्त में से दोनों कथन इसमें सही दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या। 19वीं सदी में भारतीय उद्योग का तेजी से पतन हुआ। कई राजा सामंत कुशल कारीगरों को नियमित वेतन देकर अपने आश्रय में रखते थे, मगर ब्रिटिश अफसरों ने भारतीय शिल्पकारों को उसी तरह का आश्रय प्रदान नहीं किया था। मशीन से बने सस्ते सूती कपड़ों के आने से
भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे बड़ा धक्का लगा। साथ ही भारतीय उत्पादकों को कम कीमत पर अपने उत्पादन बेचने हेतु मजबूर किया गया। अतः दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी काउंसिल को सौंप दिया। बिल्कुल सही है। और 1813 ईस्वी में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार समाप्त किया गया। तो जो अकेले व्यापार करने का जो अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो 1813 में आकर समाप्त हो जाता। हालांकि लेकिन इस समय क्या था, चीन और चाय के साथ व्यापार जो व्यापार था वो अभी बना रहा। तो चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार था 1813 में वो समाप्त नहीं किया गया था कंपनी का, बाकी हटा दिया गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो दोनों कथन सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेते थोड़ा इसका व्याख्या। पीट के इंडिया एक्ट ने भारत के लिए 2 स्वामी बना दिए थे। ठीक है, कंपनी और ब्रिटिश सरकार। 1813 ईस्वी में ये जो पीट इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 का जो था, तो उसमें दोहरी शासन था। यहाँ देखिए, 1813 ईस्वी में भारतीय व्यापार सब अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया गया। जो भारतीय व्यापार था सभी अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया गया था। 1813 ईस्वी के बाद भी चीन के व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था वो बना रहा, मगर 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने उसे जो उस अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया था। फिर आगे 1833 में पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था चीन के साथ भी वो भी समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार भारत पर अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण किया। इस केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के कारण ब्रिटिश भारत के समूचे प्रशासन पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया। अतः दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पहला जो कथन है वो है, बंगाल रेगुलेशन एक्ट के अनुसार ही न्यायालयों में भारतीयों के निजी और मालिकी अधिकार के बारे में फैसला होने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल रेगुलेशन केवल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। तो देखिए, जहाँ भी केवल लग जाता है वहाँ जनरली वो गलत ही रहता है। तो ये देखिए आपका ये गलत हो गया, पहला सही है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा कथन, भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालय कार्य प्रणाली को सुनिश्चित बनाने के लिए 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल सही से मैकाले आ गया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो पहला और जो तीसरा वो कथन सही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 1781 ईस्वी के एक्ट के जरिए अंग्रेजी कानून के प्रयोग को सिर्फ अंग्रेज़ों तक सीमित कर दिया गया, मगर बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय प्रजा के लिए सुनिश्चित कानूनों की आवश्यकता महसूस की। इस आवश्यकता के लिए 1793 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन एक्ट बना। अतः पहला कथन सही है। इस रेगुलेशन में क्या था? इस रेगुलेशन में काफ़ी हद तक हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को शामिल किया गया था। और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि बंगाल रेगुलेशन को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार अस्पष्ट प्रथाओं और शासक की मर्जी पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो तीसरा कथन सही है। क्यों? तो देखिए, कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो
विधि शासन अंग्रेज़ों ने शुरू किया था वह भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था। यह नया प्रभुत्व जिसे भारतीय लोग कंपनी बहादुर कहते थे, हार्ड मास का शासक नहीं था, बल्कि क्या था, ये विधि का शासक, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी आदमी समान है। तो जो है से जो शुरू किया गया था अंग्रेज के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ब्रिटिश भारत में सिविल सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश भारत में सिविल सर्विस के संदर्भ में हमें देखना है। तो पहला कथन है, सिविल सर्विस की स्थापना वास्तविक जो सिविल सर्विस की स्थापना का वास्तविक श्रेय कर्नवालिस को जाता है। बिल्कुल सही है। सिविल सर्विस में प्रवेश पाए तरुणों को शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू किया गया। ये भी सही है। सिविल सर्विस की स्थापना से ही इसमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो सिविल सर्विसेज की स्थापना से ही नहीं, यह गलत है। पहले नियुक्ति नहीं होता था, जो प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन नहीं लेता था वो डायरेक्ट नियुक्त कर दिया कर। एक तरह समझिए जैसे लेटरल एंट्री भी कैसे है, लेटरल एंट्री से कितना मान लीजिए सीट का नुकसान हो रहा पढ़ने लिखने वाले जो तैयारी करते हैं, तो कुछ उस लेटरल एंट्री मतलब पूरा लेटरल था उस समय। अंग्रेज जिसको चाहता था उसको बना देता था बड़े बड़े पोस्ट पर अंग्रेज को। तो इसका जो तीसरा कथन है वो गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। देखते हैं आगे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला और दूसरा सही, तो केवल हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा कथन गलत है। सिविल सर्विस प्रभावशाली पद और ऊंचा वेतन प्रदान करती थी, इसलिए इंग्लैंड के खानदानी परिवारों के तरुण इसके लिए लायलित रहते थे। लंबे समय तक कंपनी के डायरेक्टर ही सिविल सर्विसेज के सदस्यों को नियुक्त करते थे, इसलिए कंपनी की सिविल सर्विस में इंग्लैंड के कुछ प्रभावशाली परिवार का ही वर्चस्व रह गया। नियुक्ति की यह व्यवस्था 1853 तक चली, मतलब 1853 तक ये ऐसा सिस्टम चलता रहा। फिर उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था शुरू किया गया था। एक गठन किया गया था, आप लोग पढ़िएगा पॉलिटी में 1854 में एक आयोग का गठन किया जाता है जो प्रतियोगिता परीक्षा लेता है इसमें नियुक्ति करवाने के लिए। अतः पहला और दूसरा कथन भी सही है। कथन पहला सही है एवं कथन दूसरा भी सही है। सिविल सर्विस में प्रवेश पाए तरुणों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित कराने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू हुआ। बाद में इसी प्रयोजन से इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हेलीबरी में हुई थी। जैसे कैसे होता है जो सिविल सर्विस से पास करता है एग्ज़ाम देकर इंटरव्यू वगैरह, वो लोग को ट्रेनिंग भेजा जाता है आपका वहाँ लबासना, कुछ उसी टाइप समझ लीजिए जो फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना भी किया गया था। अब चलिए आगे बढ़ेंगे ट्रेनिंग के द्वारा ही, ट्रेनिंग देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हमें देखना है। तो देखिए, उस समय विलियम पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। बिल्कुल सही है। और पिट इंडिया एक्ट की एक धारा में कहा गया था कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे, मतलब युद्ध वगैरह करके लड़ाई करके अब ये नया इलाका नहीं लेगा। ये तो पिट इंडिया एक्ट में कहा गया था, बट ऐसा हुआ नहीं था। दोनों कथन सही है, ठीक है, सी हो जाएगा इसका। पिट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में बना। उस समय विलियम पिट कनिष्क ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इस कानून के अंतर्गत ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद के जरिए ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी पर नियंत्रण रखती थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था। तो गवर्नर जनरल की शक्ति मजबूत कर दी गई। उसे भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार दोनों की ही फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया था। किसे? गवर्नर जनरल को। और इसलिए पहला कथन सही हो जाता है इस वजह से। दूसरा कथन भी सही है, मगर इस धारा का किंचित ही पालन नहीं हुआ, मतलब इसका पालन नहीं किया गया था। ब्रिटेन के आर्थिक हितों के लिए नए इलाकों को जीतना आवश्यक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे।
निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त, तो कंपनी का जो भारत पर एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 में, तो ये का हो जाएगा 4। कलकत्ता में पुलिस सुप्रिटेंडेंट नियुक्ति, तो इसे देखते हैं बाद में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुआ था। कंपनी का चीन के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कब कर दिया गया था? 1833 में। तो जो बच गया वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1791 में, अर्थात 1791 में क्या किया गया? कलकत्ता में पुलिस सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला सीधा हस्तक्षेप था। बिल्कुल सही है। तो कंपनी पे जो सबसे पहले कानूनी रूप से मतलब उसको नकेल कसने का जो काम किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही शुरू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को कंपनी के सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। रेगुलेटिंग एक्ट नियंत्रण कानून 1773 ईस्वी में बना। कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया था। एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने की भी विशेष व्यवस्था की गई। न्याय व्यवस्था के लिए एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित करने की व्यवस्था हुई, और जिसके कारण 1774 में स्थापना भी होता है उस सर्वोच्च न्यायालय का। प्रत्येक अफसर के लिए आवश्यक कर दिया कि वे इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। साथ ही बंगाल के गवर्नर को अब कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला सीधा हस्तक्षेप था, अतः दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किए गए सामाजिक कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सामाजिक कानून के संदर्भ में दिया गया पहला है, 1829 में बने एक कानून के जरिए सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, जो कार्नवालिस के समय लागू हुआ। बिल्कुल गलत है, कार्नवालिस के समय में नहीं हुआ था, बेंटिक के समय में हुआ था। तो ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना, ये भी सही है। और 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई। तो दूसरा और तीसरा इसका सही है, बाकी जो पहला वो गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला गलत है, क्योंकि सती प्रथा पर बना जो कानून है गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक के समय में लागू हुआ था। जबकि दूसरा और तीसरा कथन सही है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। इस कानून ने हिंदू विधवा को पुनः विवाह करने की छूट दे दी गई। वहीं दूसरे ओर भारत में गुलामों का व्यापार भी होता था और उन्हें अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा जाता था। 1843 ईस्वी में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में हमें देखना है। पहला कथन है, कंपनी की सरकार की सहायता से खुलने वाली पहली शिक्षण संस्था कलकत्ता, मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज है। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज है। तो कंपनी की सरकार की सहायता से खुलने वाली जो पहली शिक्षण संस्थाएं थी कौन कौन थी? कलकत्ता मदरसा और बनारस का संस्कृत कॉलेज, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए पहला जो कदम 1833 के चार्टर एक्ट में ही उठा लिया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें से हो जाएगा दोनों कथन सही है। देखते हैं इसका व्याख्या। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना क्रमशः 1781 और 1791 में किया गया।
तो 1781 में कलकत्ता मदरसा किया गया था और जस्ट 10 साल बाद ही बनारस में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना कंपनी के द्वारा किया गया था। इनकी स्थापना का जो उद्देश्य था, ऐसे भारतीय को प्रशिक्षित करना था जो कंपनी के ब्रिटिश अफसरों को प्रशासन के कार्य में मदद कर सके, मतलब उसे अपने काम के लिए यूज़ करना था। और 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए मंजूर किए गए, अर्थात 1 लाख रुपए प्रत्येक साल खर्च किए जाएंगे। ये 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें ही कहा गया था। यह ब्रिटिश शासकों का भारत में शिक्षा के विकास हेतु उठाया गया पहला कदम था। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है भाईचारा। तो भाईचारा किसको कहा गया? तो ज़मीन पर गांव बिरादरियों का सामूहिक स्वामित्व, सही है। महाल, तो गांव का समूह, ये भी सही है। अंग्रेज नवाब, भारत में रहने वाले सभी अंग्रेज अफसर को नहीं कहा जाता था अंग्रेज नवाब, ये गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो केवल तीसरा सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा सही है। ठीक है, तो देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय सामंतों की रहन सहन अपनाने वाले अंग्रेजों को नवाब कहा जाने लगा था। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है 5वां ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। ठीक है, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो क्या कहते हैं चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।